सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स की एसएसटी बुक का चैप्टर 2, जो कि है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये चैप्टर हमारे थीम ए का ही पार्ट है, जो हमने बुक रिव्यू में बताया था आपको कि थीम है ज्योग्राफी ही कह सकते हो उससे, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड के मैप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के कैसा कंपोजिशन है, लैंड एंड पीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो थीम ए इज ज्योग्राफी एंड उसके चैप्टर 2 ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे आज। Ocean and continent is basically one of my favorite chapters. I'm very excited for this chapter because इससे आपको इन अ वे एंट्री मिल जाती है टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो सकता है ये, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने लोकेटिंग पीपल पढ़ा था, राइट। लोकेटिंग थिंग्स ऑन मैप, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, कैसे हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 1 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा एंड उसके बाद यू कैन कम एंड वॉच दिस वीडियो एज वेल। इसके अंदर हम आगे की बात करेंगे कि अर्थ में ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका गेम सेट है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। ओके, व्हाट इज दिस? आपने देखा होगा, राइट। दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द एक्चुअल इमेज जो नासा ने निकाली थी स्पेस से अर्थ की। तो आप जब अर्थ को देखते हो स्पेस से, तो उसमें क्या होता है ना कि ज़्यादातर ब्लूइश होता है, फिर बीच में थोड़ा बहुत ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर का कुछ एक लैंड मास होता है। तो ये क्या होता है, ठीक है। जब हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लू दिखता है। अर्थ अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ ज़्यादातर ब्लू ही दिखता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पैचेस वगैरह दिखते हैं, ऐसे थोड़ा ये ग्रीनिश दिख जाएगा, थोड़ा ये दिख जाएगा वापस ब्राउनिश। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। और अर्थ का कंपोजिशन क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं ना। ओके, सो इंट्रोडक्शन है, जूल्स वर्न के एक कोट से। द ओशियन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels like stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. इसके बारे में लाइक हम क्या कह सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जूल्स वर्न? इन्होंने ओशियन को डिस्क्राइब करा है कि ओशियन कितना बड़ा है। आप जैसे देख रहे हो ना, अर्थ के अंदर जैसे देख रहे हो तो बस पूरा ब्लू ही दिख रहा है। अर्थ के 3/4 ऑफ द अर्थ, जैसे 75% ऑफ द अर्थ इज ब्लू ओनली, ठीक है। तो ये बोले कि अर्थ इज मतलब ओशियन इज एवरीवेयर, ठीक है। और ओशियन इज वेरी वास्ट रिजर्वोयर ऑफ नेचर। हम लैंड पे रहते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि इंसान सब लैंड पे रहते तो ज़्यादातर नेचर वगैरह लैंड में ही होगा, बट नहीं। पानी जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर भी एक इमेंस नेचर है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे भी आपको प्लांट्स मिलेंगे जो केवल यहीं पाए जाएंगे, वो लैंड पे नहीं पाए जाएंगे। यहाँ के जो एनिमल्स है ना, वो आपको कभी देखे भी नहीं होंगे। वो ऐसे ऐसे एनिमल्स, हमने बहुत सारे एनिमल्स अब तक डिस्कवर ही नहीं किए, क्योंकि इतना वास्ट है ना ओशियन। तो और वो जितने भी एनिमल्स है वो अर्थ पे नहीं रह सकते। तो इसका ये मतलब है कि ओशियन के पास खुद का एक नेचर है, ठीक है। और ओशियन इतना बड़ा है कि मतलब आप पूरे ग्लोब पे देखोगे तो आपको हर जगह ओशियन ब्लू कलर का ही नजर आएगा। Okay, let's go ahead. Then we have this figure. Figure 2.1, the Earth seen from space, photography by Lunar Reconnaissance Orbiter. The view is centered on the Pacific Ocean with Africa to the left, India and part of Asia at the top, Australia to the right and Antarctica at the bottom. So हमने अभी तक ये सब पढ़ा नहीं है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह कौन कौन से ओशियंस होते हैं, बट एक रफ आइडिया इस पिक्चर में दिख जाएगा आपको। ये एक स्पेस से लिया गया फोटो है। ये फोटो है मतलब सेंटर्ड अराउंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज वन ऑफ द 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, और पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। तो इसके अराउंड आप जैसे देख रहे हो इसमें विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, ये अफ्रीका, ठीक है। इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, ये इंडिया दिख रहा है आपको। ये इंडिया का थोड़ा मैप, आप जैसे एटलस या फिर बुक ऑफ मैप देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये इंडिया है और इंडिया एशिया का पार्ट है। एशिया भी कॉन्टिनेंट है, हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एशिया, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ये ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बिल्कुल वाइट, वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। वो मतलब साउथ पोल में आता है, हमने पढ़ा था। अर्थ के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। साउथ में आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरा ब्लू, पूरा वाइट होता है, पूरा बर्फ से जमा हुआ होता है।
तो आप ये इमेज में क्या देख पा रहे हो कि सेंटर्ड अराउंड पैसिफिक ओशियन, इधर अफ्रीका है, इधर इंडिया और एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर अंटार्कटिका है। सो इस चैप्टर में हम दो बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, what are their names and distribution, in what ways do oceans and continents impact life of earth including human life। सी, अर्थ भले ही एक प्लेनेट हो, हम सब एक जगह पे रह रहे हैं पूरे दुनिया के लोग, बट हर जगह का क्लाइमेट, हर जगह का नेचर, हर जगह के लोग अलग तरीके से दिखते हैं, अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको कंगारू दिखेंगे। आप जैसे इंडिया में आओगे तो आपको एलिफेंट्स दिखेंगे, बंगाल टाइगर्स दिखेंगे। यूएसए के अंदर अलग टाइप के जानवर दिखेंगे, ठीक है, अफ्रीका के अंदर अलग टाइप के जानवर दिखेंगे। तो हर कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग टाइप के जानवर आपको मिलेंगे, हर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्या ओशियंस और अर्थ में कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन वहाँ के लाइफ को इम्पैक्ट करती है, उस बारे में हम जानेंगे, प्लस हम ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Let us return to our globe and rotate it more gently or look at the picture of the earth seen from the moon। ये चंदा मामा से हम अर्थ को देख रहे हैं। This is earth, okay। What is the most widespread color you see? सबसे ज्यादा फैला हुआ कलर कौन सा दिख रहा है आपको इसके अंदर? Obviously blue, right? Blue। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? यू मस्ट हैव गेस द आंसर, इट इज वाटर। तो ब्लू कलर क्यों दिखता है आपको? क्योंकि वाटर है। दिस मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन फैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ का 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय अपने वाटर से। 3/4 क्या होता है आपको पता होगा ना, फ्रैक्शन। 3/4 मतलब 3/4, इसके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, मुझसे अच्छे समझ आएगा। 100 से जब करेंगे ना तो इसका आएगा 75%। मतलब ऑलमोस्ट 75% जो अर्थ है ना, वो केवल ओशन से ही बनी हुई है, और बाकी जो 25% है वो है लैंड। इसलिए आपको ज़्यादातर इसमें ब्लू ही दिखता है, क्योंकि 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशन। और ओशन इतना गहरा होता है ना, इतना गहरा होता है, मतलब आप किलोमीटर्स तक नीचे जाते हैं तो फिर भी आपको एंड नहीं दिखेगा। वो इतना वास्ट है ना। अभी तक इंसान स्पेस में जा चुके हैं, स्पेस में चांद को खोज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ओशन में अभी भी हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि इतना डीप है ओशन, इतना प्रेशर होता है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सनलाइट तक नहीं पहुंच पाती, इतना डीप होता है ओशन। वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है, तो वहाँ पे इमेजिन करो कितने अलग टाइप के जानवर रहते होंगे, हमने कभी देखे भी नहीं है। सो दिस इज हाउ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस द अर्थ इज, एंड स्पेशली द ओशंस। ओशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक अभी तक हमें पता भी नहीं कितने जानवर रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि इतना मिस्टीरियस और इतना वास्ट है ना, इसलिए। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। That is why when seen from outer space the earth appears mostly blue। Indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet। The largest water bodies we see on the globe are called oceans। क्योंकि ये पूरा ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए पुराने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ना उसको ब्लू प्लेनेट बोलते थे। आपको एक और चीज पता होगी, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं हम। एक मार्स करके ना, जो अर्थ के जैसा ही एक और प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, वो रेड है, तो उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। जस्ट एक फैक्ट। तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। और ये लार्जेस्ट वाटर बॉडीज जो है ना, उनको ओशियंस बोलते हैं। अब आप ओशियंस और कॉन्टिनेंट जैसे हमारा चैप्टर है उसको हिंदी में समझते हैं क्या होता है। ओशियंस बोलते हैं हम महासागर को, ओशियंस महासागर, ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप। अब होता क्या है कि सागर मतलब क्या होता है? सी, ठीक है, सी समुद्र हमने देखा होगा ना। अब समुद्र जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़े समुद्र को या बहुत बड़े महान समुद्र को, ग्रेट समुद्र को हम महासागर बोलते हैं, और महासागर मतलब ओशियन। सिमिलरली द्वीप क्या होता है? आइलैंड, ठीक है। एक लैंड है, उसके अराउंड पानी है, तो उसको बोलते हैं आइलैंड। जैसे आप लक्षद्वीप आइलैंड जाना कभी, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, वो एक छोटा सा लैंड मास है, उसके अराउंड पानी है, तो उसको आइलैंड बोलते हैं, मतलब द्वीप। और अगर बहुत बड़ा एक लैंड मास है, उसके अराउंड वाटर है, तो उसको बोलते हैं महाद्वीप, मतलब ग्रेट आइलैंड। और उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स में आइलैंड्स ही है, बट बहुत बड़े लेवल का है, बहुत बड़ा लैंड मास है उनका, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ फिगर 2.1 यू कैन सी एट द लीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। जैसे ये पिक्चर है, इसके अंदर ना दिख तो हमको ब्लू दिख रहा है, बट ये ब्राउन कलर भी दिख रहा है हमें, देखा जाए तो थोड़ा बहुत। 75% तो आपको बताया था वाटर है, तो
पूरा तो ब्लू दिख रहा है, बट 25% हमें ये ब्राउन कलर का पीस भी दिख रहा है. दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड विच कवर्स अ लिटिल ओवर वन फोर्थ ऑफ द ग्लोब. A large body of land is called landmass and a large continuous expanse of land is called continent. ये कॉन्टिनेंट्स हो गए जो बीच बीच में ओशियंस के बीच में जो लैंड्स है ना, बड़ा लैंड. तो छोटा लैंड जिसके अराउंड पानी है उसे हम नॉर्मल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है. और कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़ा लैंड मास होता है और उसके अराउंड पानी होता है, तो ये कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, महाद्वीप. Both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore human life too. We see their impact through art, our history, and culture, and in our daily lives. इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस इंसानों की लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं, और इंसानों के किस तरीके से दिख रहे हैं, इंसान क्या खा रहे हैं, किस तरीके के उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उन सबको भी कॉन्टिनेंट्स अफेक्ट करता है. आप जैसे देखोगे, आप अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे जो स्किन कलर होता है थोड़ा डार्क होता है. आप जब यूरोप में जाओगे ना, वहाँ पे गोरे लोग होते हैं. अमेरिका में भी गोरे लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है. और इंडिया में भी आपको थोड़े ब्राउनिश कलर के लोग मिलेंगे. तो कलर क्यों डिफरेंट हो रहा है? क्योंकि हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, ठीक है. यूरोप यहाँ आ गया, यहाँ इंडिया आ गया. इंडिया एक एशिया करके कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इंडिया एक कंट्री है. अफ्रीका यहाँ आ गया. तो समझ रहे हो आप कि कॉन्टिनेंट्स अलग अलग है, तो हम दिख अलग तरीके से रहे. वहाँ के लोग कुछ अलग खाते हैं, हम लोग कुछ अलग खाते हैं, ठीक है. अफ्रीका के लोग कुछ अलग खाते हैं. वहाँ यूरोप में कुछ अलग टाइप के जानवर मिलेंगे, एशिया में कुछ अलग टाइप के जानवर मिलेंगे, और अफ्रीका में कुछ अलग टाइप के जानवर मिलेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा इसमें लिख रखा है, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस ना अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अलग कॉन्टिनेंट है तो अलग तरह की लाइफस्टाइल होगी, अलग तरह के पेड़ होंगे, अलग तरह के. आपको हाथी है ना, जिस साइज के और जिस टाइप के हाथी हमारे देश में मिलते हैं, वैसे आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगे या यूरोप में नहीं मिलेंगे, ठीक है. अफ्रीका में अपन हमारे यहाँ से भी बड़े हाथी होते हैं, ठीक है. तो और यहाँ पे आ जाता है छोटा सा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कंगारू भी मिलता है. आपने कंगारू कहीं नहीं देखे होंगे. फिर आ जाता है एक और कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, बट वो कॉन्टिनेंट ही है, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, पूरा बर्फ से. वहाँ पे पेंगुइन्स दिखेंगे आपको. अब पेंगुइन्स आपको एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं दिखेंगे. तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर एक कॉन्टिनेंट में अलग काइंड ऑफ लाइफ है, अलग काइंड ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, अलग काइंड ऑफ एनिमल्स है, अलग काइंड ऑफ वेजिटेशन है. तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे. और वैसे इसमें भी लिख रखा है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, ये अलग से अगर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. एज इट हैपन्स, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर. ये अर्थ है, ठीक है. ये आ गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियो में जा सकते हो, ठीक है. ये थोड़ा एक बार हट जाए, फिर लिखता हूँ मैं. जैसे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया, ठीक है. आपको बताया था मैंने कि बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जानती जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? गैस करो, टेक योर टाइम. ई से स्टार्ट होता है वो. इसे हम बोलते हैं इक्वेटर. ये इमेजिनरी लाइन है, आपको बताया था, ठीक है. तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है. तो ये जो हो गया ना, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. तो as it happens, oceans and continents are not distributed equally between the north and southern hemisphere. आप जैसे ये देख पा रहे हो ना, ये जैसे फिगर अपने एनसीईआरटी में, मैप्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबाउ द नॉर्थ पोल, जो लेफ्ट वाला है ना, ये नॉर्थ पोल के वहाँ पे. जैसे आप जब जैसे आप ऊपर खड़े हो, ठीक है, आप जैसे आप एक बर्ड आई व्यू समझते हो, जैसे एक चिड़िया देखेगी ना नॉर्थ पोल पे, तो उसको ऐसा दिखेगा. ये हमारा सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. आप जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे अलग कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में अलग कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. नॉर्थ में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पानी और सदर्न नॉर्थ में पानी और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ही है, लगभग 60-40% करीबन. और सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ही पानी है, और तो थोड़े बहुत आइलैंड्स है, कॉन्टिनेंट्स है, आई मीन. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पानी और जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ओशियन और कॉन्टिनेंट, वो बराबर नहीं बटे हुए हैं, ठीक है. यह मैं एविडेंट है इस डायग्राम से. Let us examine the two maps in figure 2.2. Here two
The blue area consists of oceans along with a smaller extension which have various names: sea, bay and gulf. This is a bit confusing. I'll tell you why. Because सी, बे और गल्फ का मतलब क्या होता है? और ये तीनों लगते हैं एक जैसे ही है। ये पानी ही है, पानी का ही एक एरिया है, पर इनको अलग-अलग नाम दे रखे हैं, वो हम समझते हैं क्या होते हैं। ये अब बुक में नहीं दे रखा है, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें ऐड कर रखा है। जैसे सी है, सी मतलब क्या होता है? सी इज़ अ लार्ज पार्शियली एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर ऑफन कनेक्टेड टू एन ओशियन। अब क्या होता है कि ओशियन तो बहुत बड़ा होता है, महासागर बोलते हैं, ठीक है? ये ओशियन हो गया, बहुत बड़ा होता है। जैसे ये इंडिया का देख लो आप, यहाँ से समझ आएगा। ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया के यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडिया के जस्ट नीचे, ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया की यहाँ पे एक सी है, अरेबियन सी। तो सी क्या होता है ना कि जो जमीन से लगा हुआ ओशियन का जो पार्ट होता है, जहाँ पे पानी इतना डीप नहीं होता है। ओशियन ना बहुत बड़ा है, तो ओशियन बहुत डीप होता है। मतलब आप देख बोला था ना, आपको किलोमीटर्स तक आप नीचे जाते जाओगे तो भी आपको लैंड नहीं मिलेगी। बट सी होता है वो थोड़ा शैलो होता है। शैलो मतलब होता है कि थोड़ा कम डेप्थ पे होता है वो। और है ना, ओशियन डायरेक्ट किसी कॉन्टिनेंट से नहीं लगा होता है, वो सी के थ्रू लगा होता है। तो इनिशियल पार्ट जो होता है ना ओशियन का, उसको सी बोलते हैं। जैसे ये पूरा सी हो गया, ठीक है? अब गल्फ समझते हैं। अ गल्फ इज अ डीप नैरो इनलेट ऑफ सी और ओशियन significantly intended into land with a narrow mouth such as Gulf of Mexico. ये क्या गल्फ का क्या मतलब होता है कि एक वाटर बॉडी, ओशियन, जो तीन जगह से कवर्ड हो। जैसे ये एक, दो, तीन, ठीक है? तीन जगह से कवर्ड है, पर इसका जो ओपनिंग है ना वो बहुत पतली हो। जैसे ये मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ पे है? मैक्सिको हमारा आ जाता है अमेरिका के नीचे आ जाता है। अमेरिका के नीचे, और मैक्सिको का ये जो कॉन्टिनेंट है इसको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है? इसके अंदर 3 टाइप से, जैसे आप देख रहे हो ना, उससे लगा हुआ है, और इसकी जो ओपनिंग होती है ना वो बहुत पतली होती है। सिमिलरली बे क्या होता है? बे मतलब बे में भी ये होता है कि 3 जगह से लगी हुई हो, बट उसकी ओपनिंग वाइड होती है। तो बे और गल्फ सेम होते हैं, 3 बॉडी से कवर होते हैं, 3 लैंड मास से कवर होते हैं, पर उनकी ओपनिंग्स में डिफरेंस होता है। जैसे बे ऑफ बंगाल है ना हमारा, ये इंडियन ओशन आ गया। ये बे ऑफ बंगाल है ना, ये यहाँ पे भी देखो आप बे ऑफ बंगाल दिख रहा है। हमारे इधर तो अरेबियन सी है, इधर आ गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 तरफ से लगी हुई है लैंड मास से, बट यहाँ माउथ बहुत वाइड है, इधर माउथ छोटा है। तो बस ये 3 मतलब है, और उसके बाद आगे से ना ओशन स्टार्ट हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, ठीक है? आगे ये एक एक्टिविटी है। व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड? ये हमारे पिछले चैप्टर से आ गया, ठीक है? तो इसलिए बोला था आपको पिछला चैप्टर पढ़ लो, फिर उसके बाद इस चैप्टर में आपको और मजा आएगा और समझ आएगी आपको। तो जैसे आप ये बोलो, व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड, and do you know what the lines radiating out of the two poles are called? Hint, you studied them in the previous chapter but here they represented differently. आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब इसमें क्या बोल रहा है कि what are the circular lines in each map called? सर्कुलर लाइंस को क्या बोलते हैं, ठीक है? एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स? जैसे ये हमने देखा था ना कि आप नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जब ऊपर से देखोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को, तो वहां से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऐसा दिखेगा नॉर्थ पोल, और सदर्न हेमिस्फेयर जहाँ पे साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है? ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से जो लाइंस जा रही है ना, ये क्या होती है? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली लाइंस को, पैरेलल लाइंस को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, राइट? ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो। ये तो क्या थोड़ा डायग्राम, ये जैसे इसमें लिखा ना, ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है, बट ये यहाँ पे अलग तरीके से दिखाया गया है। तो असली में आपको समझना तो ये ऐसे देख लो, ये नॉर्थ साउथ, यहाँ से हम इक्वेटर पढ़ा था हमने कि बीचों बीच इक्वेटर जाता है, ठीक है? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाती है ना, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और जो इक्वेटर के पैरेलल जाती है ऐसे हॉरिजॉन्टली, उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। सो विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर? हाँ, अब इन दोनों में से कौन सा हेमिस्फेयर, सदर्न या नॉर्दर्न, कौन सा वाटर ज़्यादा होल्ड करता है? ऑब्वियसली ब्लू कलर हमें जहाँ यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, सदर्न में। तो
सदर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर? अपने दोस्तों क्या डिस्कस करना है ये कि जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट लैंड है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये लैंड का है ना, लैंड भी बराबर है और लगभग पानी भी बराबर ही दिख रहा है हमें, ठीक है, ब्लू ब्लू कलर का। बट यहाँ क्या हो रहा है ना कि पानी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आप मान लो कि 50-50% नहीं है, 60% हो गया हमारा ब्लू कलर का ओशन और 40% हमारा लैंड हो गया। इधर क्या है ना, इधर आपको पूरा पानी ही दिख रहा है और थोड़ा बहुत लैंड दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 80% ओशन बोल सकते हैं और 20% लैंड बोल सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेट सेपरेशंस बिटवीन देम? हमारे 5 ओशियंस है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। वो पाँचों ओशियंस क्या कनेक्टेड है या फिर उनके बीच में कोई ऐसी लाइन आ रही है जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं? आंसर इसका कि ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, लाइक अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन। तो 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ऐसा कोई लाइन नहीं है कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन मिल रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हाँ, एक लाइन दिख रही है। वो ऐसा लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मिक्स हो रहा है, ठीक है? वो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐड कर दिया है। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये एक अच्छा सा बुक में पेज है अपने ओशियन लाइफ के बारे में, कि हम क्या सोचते हैं कि हम लैंड पे रहते हैं जैसे, तो वहाँ पे ही एक नेचर होगा, वहाँ पे ही पौधे होंगे, वहाँ पे ही अलग तरह के जानवर होंगे। ये लाइफ देखो आप ओशियन की। कोरल रीफ्स आप पढ़ोगे आगे, कोरल कोरल रीफ्स काफी इंटरेस्टिंग, लाइक लिविंग बींग्स है, ये लिविंग बींग्स है, ठीक है? कॉलोनी होती है यहाँ पे पूरा, मतलब जैसे अपने कॉलोनी होती है शहर के अंदर, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कोरल रीफ्स होती है, जो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की मछलियाँ रहती है। यहाँ पे ऐसे घर टाइप बना के रहते हैं। ये स्टार फिश स्टार तरीके की होती है, ठीक है? ऑन सी एनिमोन एक अलग प्रजाति होती है जानवरों की। तो वहाँ पे है ओशन लाइफ के। यहाँ पे आपको शार्क दिख रही है, यहाँ पे स्पर्म वेल दिख रही है, मदर एंड द बेबी। डॉल्फिन्स आपको दिख रही है, आपने डॉल्फिन्स देखी है ना, वो चलती हुई, ठीक है? शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल इम्पैक्ट, ट्रॉपिकल फिश। आपने सी टर्टल्स देखो, ये पेंगुइन्स है, यहाँ पे एल्गी है। एल्गी है ना, पानी के पौधे होते हैं ना, एक तरह के पानी के पौधे होते हैं ये। तो यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ओशियंस बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें पता नहीं ओशियंस के बारे में। ओशियंस में अलग तरह की लाइफ चल रही है, वहाँ के जानवर अलग तरीके से रहते हैं, वहाँ की जो पौधे हैं वो अलग तरीके से हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, ये क्या लगाया मैंने? सी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ओशंस, जैसा मैंने बोला, बहुत वियर्ड, बहुत वास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ की लाइफ अलग है, वहाँ पे अलग तरह के जानवर, अलग तरह के पौधे हैं। तो ये जो आपको पढ़ना है ना कभी इंटरेस्टिंग वे के अंदर, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 45 मिनट की, सीक्रेट्स ऑफ द सी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, ठीक है? ये नेशनल ज्योग्राफिक जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर एक वीडियो है। आप बस लिख दो सीक्रेट्स ऑफ द सी नेशनल ज्योग्राफिक, तो वो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है? हिंदी में नहीं आया तो भी इंग्लिश में भी आ जाए ना, तो भी 45 मिनट का आपको इतना मजा आएगा ना उसके अंदर, इतना अच्छा लगेगा उसके अंदर। आपको हर एक जानवर के बारे में बताएंगे, ओशन कितना मिस्टीरियस और कितना डेंजरस बट स्टिल कितना गिविंग है, कितना वहाँ पे नेचर अलग तरह का चल रहा है, वहाँ पे अलग तरह की मछलियाँ हैं, वहाँ पे अलग तरह की, मतलब पौधे, वो इतना इंटरेस्टिंग और रियल फुटेजेस दिखाई है ना आपको, इतना स्टोरी वे में समझाया है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है? आप विजुअली रिप्रेजेंटेशन होगा, आप विजुअली सोच सकोगे उस चीज़ के बारे में। तो ये वीडियो एक बार है ना देख लेना, ये आपको पूरा जितना भी ये गणित है ना, ये सब समझ आ जाएगी कि अच्छा, ओशन में ऐसा ऐसा होता है क्या। हम्म, ठीक है? अब जैसे हमको है ना ओशियंस पढ़ने हैं आगे, तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ पढ़ते हैं। द ओशियंस टुगेदर होल्ड most of the water available on the planet, but this sea water is salty and unfit for consumption by most land animals, including humans. On the other hand, fresh water makes up a very small portion on the planet Earth water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also underground. ओके, क्या मतलब हुआ इसका? ये हमारा अर्थ है, ये पूरा ब्लू कलर से है, ठीक है? ब्लू 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 ब्लू, हर जगह ओशियन है। ये थोड़े बहुत कॉन्टिनेंट्स आ गए, पर जो ओशियन वाटर है ना वो बहुत सॉल्टी होता है, बहुत नमकीन होता है, बहुत खारा होता है, ठीक? इतना खारा होता है कि अगर आपने पी लिया ना उसको गलती से, तो आपकी, मतलब
किसी भी समय डेथ भी हो सकती है, ठीक है? इतना वो मतलब खारा होता है, ठीक है? वो अगर आपने पी लिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए वो लोगों के पीने के लिए नहीं है, वो जस्ट दिखता है बट हम पी नहीं सकते उससे। और बहुत कम जो है ना पानी वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब जो हम कंजम्पशन इंसानों के लिए, जानवरों के कंजम्पशन के लिए, वो बहुत कम है। वो कहाँ से मिलता है? आपने रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर मतलब क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा जो बर्फीले, आप किसी उत्तराखंड में जाना, ठीक है, हिमालयों में जाना, वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ होती है ना, वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, उसको पिया जा सकता है। या फिर गंगा रिवर, रिवर्स बोलते हैं ना अपन, नदियाँ, गंगा रिवर हो गई अपनी, गोदावरी, नील रिवर, नाइल रिवर, मतलब वो सब पीने लायक पानी होता है, ठीक है? और थोड़ा अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। तो ये सही बात है। इफ देर इज सो मच अबेंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, व्हाई इज देयर सो मच टॉक अबाउट वाटर स्कार्सिटी और वाटर क्राइसिस? आपने ये सुना होगा कि यार हमारे पास पानी नहीं है, पानी बचाओ, ठीक है? पानी पीने को नहीं मिलता तो लोग है ना, मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है? सरकार भी, गवर्नमेंट भी बहुत एम्फेसाइज करती है कि पानी बचाओ, पर हमारे पास तो इतना सारा पानी है, ठीक है? तो बात वही हो गई ना कि कंजम्पशन के लिए नहीं है। आप सोच के देखो, 75% जो है ना, वो है ओशियन, ठीक है? 75% अर्थ पे पानी, इतना पानी है, इतना पानी है। वो इतना ज़्यादा पानी ना 75% के अंदर भी, बस ऊपर से देखने में नहीं, वो बहुत डीप है, 10-10 किलोमीटर डीप है, उतना पानी है। बट इन 75% में केवल 2% ही है फ्रेश वाटर। अब समझ आया? जो पीने लायक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के अंदर। ये जो पानी है 75% ओशियन का, उसको हम खेती में भी यूज़ नहीं कर सकते। जो सॉइल है ना, वो डेड हो जाएगी। तो इस 75% का केवल 2% ही वाटर हम पीने के लिए, हमारे डेली कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सरकार बोलती है कि पानी बचाओ, क्योंकि 2% बहुत कम होता है ना। What ways of saving water are you aware of? Which ones have you seen practiced at home, at your school, in your village? तो पानी बचाने के लिए किन-किन तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं? आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है? पानी बर चलो, जो ऊपर से बारिश आती है वो भी पीने वाला पानी होता है, फ्रेश वाटर, तो उसको बचाते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वो सब आपको पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है? तो अलग-अलग टाइप के वेज़ हैं, ठीक है? अब आ गए हम ओशियंस, महासागर, ये है ओशियन। All right, ये oceans है. So on the world map in figure 2.3, we can observe 5 oceans: the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, the Southern और Antarctic Ocean. ये है हमारा वर्ल्ड मैप। यहाँ पे हमने बोला था 5 ओशियंस है, तो 5 ओशियंस कौन कौन से? पैसिफिक ओशन आ गया, इंडियन ओशन आ गया, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन मतलब अंटार्कटिक ओशन, क्योंकि ये अंटार्कटिका से लगा हुआ है, देख रहे हो आप, ठीक है? ये आ गया अटलांटिक ओशन, और ये हो गया आर्कटिक ओशन। एंड सिंस अर्थ गोल है, तो ये आप जो देख पा रहे हो ना, ये पूरा गोल है, तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ भी आ रहा है, दो नहीं है, ये एक ही है, बट बहुत बड़ा है, ये पूरा है ना पैसिफिक ओशन है इस तरफ का। ये इंडियन ओशन है, इंडिया आता है हमारा, तो इसके नीचे इंडियन ओशन है। ये अटलांटिक ओशन आ गया, ये आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ पोल में होता है, सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन जो साउथ पोल में होता है, ठीक है? तो ये 5 है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो ना, हमने पढ़ा था कि ये सब कनेक्टेड होते हैं, या मतलब सेपरेट नहीं होते, ये सेपरेट नहीं होते। ये बस आप जो बाउंड्रीज़ देख रहे हो ना, ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग से बना रखी है हमने, बाकी ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, सारे जो ओशन सब जुड़े हुए हैं, ठीक है? Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. वही सेम बात कि ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐड कर रखी है। ऐसा कुछ है नहीं कि है ना आपको आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे बाउंड्रियाँ दिखेगी, ठीक है? और ये सब के सब हमने हमारे हिसाब से नाम दिए हैं। सी वाटर फॉर एग्जांपल्स कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ओशंस, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ। मरीन मतलब पानी वाली लाइफ। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। अलग-अलग टाइप के ओशंस आपको मिल जाएँगे, इतना मतलब क्रेज़ी है ना ओशन। सो मरीन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा और फ़ौना आपने पढ़ा होगा। फ्लोरा मतलब फ्लावर, जैसे आप समझ लो फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? प्लांट्स होता है, तो प्लांट्स रिलेटेड जितना भी होता है ना एनवायरनमेंट, उसको फ्लोरा बोलते हैं, मतलब एक जगह के पर्टिकुलर प्लांट्स। फोना मतलब क्या होता है? फोना मतलब जानवर, एक जगह के पर्टिकुलर जानवर। जैसे आप जैसे मान लो इंडिया का फ्लोरा फोना कैसा है, इंडिया में अलग टाइप के जानवर है, फिर जापान का अलग टाइप के जानवर है, फिर नॉर्थ अमेरिका के अलग टाइप के जानवर है। तो फ्लोरा फोना क्या होता है? एक पर्टिकुलर जगह के, फ्लोरा तो एक पर्टिकुलर जगह के पौधे, और
फोना मतलब एक पर्टिकुलर जगह के जानवर। तो द मरीन फ्लोरा जो पानी का जो पौधे होते हैं इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स लाइक एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। द मरीन फोना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, dolphins, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depths, has its own diverse life forms. इसका क्या मतलब होता है? तो जो मरीन फ्लोरा है ना, जो पानी के अंदर के पौधे, वो टाइनी प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे एल्गी हो गया, जैसे अलग टाइप के सीवीड्स हो गए। और जो मरीन फ्लोरा है, मरीन फोना है, मतलब मरीन जानवर है, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? कलरफुल फिशेज आ जाती है, डॉल्फिन्स आ जाती है, वेल्स आ जाती है, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स जिसको हम जानते भी नहीं, अभी तक हमने देखा भी नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसा बोलते हैं कि मतलब इतने बड़े बड़े जानवर हैं बिल्कुल अर्थ के, मतलब ओशंस के बॉटम में, जो इतने बड़े हैं कि पूरी शिप्स को खा सकते हैं। ठीक है, बट हमने कभी देखे नहीं है, बट ऐसा सोचते हैं लोग। ठीक है, और ईच पार्ट ऑफ द ओशियन मतलब हर एक जगह पे, और सनलिट सरफेस, जो सरफेस पे रहने वाली भी मछलियाँ मिल जाएगी, सरफेस पे रहने वाले पौधे भी मिल जाएँगे, और जो बिल्कुल अंधेरे में रहने वाले जानवर भी मिल जाएँगे। क्योंकि सनलाइट ना आती है, धीरे-धीरे सनलाइट की रेज़ कम होती जाती है पानी के डीप में। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद बिल्कुल अंधेरा, दिन हो रात हो, गप अंधेरा, ठीक है? तो वहाँ पे भी फिशेज़ होती हैं, वहाँ के भी अलग एनिमल्स होते हैं। तो ये ओशियंस का ये एक एक्टिविटी है। लोकेट द 5 ओशियंस एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर्स दे बिलोंग टू। चलो, पहले बोलो लोकेट द 5 ओशियंस। पहला ओशन हो गया पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन। ये 5 ओशियंस हो गए। अब ये बोल रहा है कि इनको मार्क करो सदर्न और नॉर्दर्न में, कौन सा जो है ना वो नॉर्थ में आता है, कौन सा साउथ में आता है। ठीक है, ये हमको देखने से पता चल रहा है। ये तो हो गया इक्वेटर जो बीच में से जा रहा है, तो हमने बोला था जो ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, जो नीचे होता है साउथ होता है। तो कौन कौन से, जैसे आर्कटिक ओशन आप देखो सबसे पहले, जैसे अब चलो पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। पैसिफिक ओशन नॉर्थ और साउथ दोनों में आ रहा है, तो दोनों में हम टिक कर देते हैं। अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन आ गया, ये दोनों तरफ आ रहा है, ये भी टिक हो गया। इंडियन ओशन भी दोनों तरफ आ रहा है। अब सदर्न ओशन केवल यहाँ आ रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है ना आपको, तो सदर्न ओशन साउथ में आ गया, सदर्न हेमिस्फेयर में, और आर्कटिक ओशन केवल नॉर्थ में आ गया। ये भी एक्टिविटी हो गई हमारी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ओशंस के बारे में और डिटेल में। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये 32 पता नहीं क्या लिख रखा है। Followed by the Atlantic Ocean. The Indian Ocean is the third largest, while the Southern Ocean is the fourth. The smallest one is the Arctic Ocean. ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसमें क्या एविडेंट है कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है। ठीक है, ये हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये जैसा अर्थ है, ये जो पूरा एरिया है ना, जैसे आप, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर पता चल रहा है कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। फिर आ जाता है हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पे आ जाता है जो है 23%। फिर आ जाता है हमारा इंडियन ओशन जो हो जाता है 20% अराउंड। ठीक है, फिर आ जाता है सदर्न ओशन, फिर आ जाता है आर्कटिक ओशन। ओके, एंड द लास्ट स्लाइड इज ओशियंस के बारे में, वो थोड़ा मतलब एक एक्टिविटी है। एज द मैप ऑफ ओशियंस मेक्स क्लियर द मेन limits of the Indian Ocean are Asia to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from the Southern Ocean in the south. On the either side of India, we found two parts of the Indian Ocean, the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal to the east. ये बस इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि जो इंडिया है ना, उसके नीचे आ जाता है हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है, और यहाँ पे एशिया नॉर्थ में आ जाता है। ये कॉन्टिनेंट्स है ना, उनमें इंडिया भी आता है। इंडिया मतलब एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इंडिया आता है, और इंडिया के नॉर्थ में पूरा एशिया आ जाता है। फिर अफ्रीका वेस्ट में आ जाता है। वेस्ट क्या होता है? ये वेस्ट, इस तरफ ईस्ट आ गया, तो ईस्ट वेस्ट साइड में अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, और सदर्न ओशन साउथ में दिख जाता है, पर मेन इंडियन ओशन यहाँ आता है। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड टू पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के दो पार्ट दिखते हैं। आपको बताया था मैंने, ओशन क्या है ना कि डायरेक्ट नहीं लगता लैंड मासेस से, वो पहले जैसे सी है जो थोड़ा लेस शेलो होगा, जो थोड़ा शेलो होगा मतलब थोड़ा लेस डीप होगा। ठीक है, जो लेस गहरा होगा, जहाँ पे ज़्यादा गहराई कम होगी, ठीक है, वो सी हो जाता है। बे ऑफ बंगाल राइट साइड में आ जाता है ईस्ट में। तो बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का मैप है ना, वो
उसके राइट साइड में तो आ जाता है बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड में मतलब, और वेस्ट साइड में आता है अरेबियन सी। तो दिस इज ऑल, लाइक इस मैप के अंदर इतना ही हमें समझ आ रहा है। ठीक है, ये था पार्ट वन इस सेकंड चैप्टर का। हम अगले पार्ट को भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और भी डिटेल में जानेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट के नेचर्स को। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम चैप्टर को एंड कर देंगे, और फर्स्ट पार्ट में हमने ओशियंस और इंट्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ा है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और समझते रहो, क्योंकि समझ लिया तो गेम सेट है। विल कम बैक विद अनदर पार्ट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।